नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो में ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। आइए शुरू करते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं क्योंकि यहाँ पे आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये जो हैं वो प्रीवियस ईयर भी है इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये श्रृंखला जो लूसेंट पर आधारित प्रश्नों की चल रही है, आइए शुरू करते हैं। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो इसका आंसर तो है बी। कौन सी है? गंगा। अच्छा, एक होती है मेन स्ट्रीम रिवर, वो हो गई गंगा। अगर उसमें दाएं बाएं से इधर उधर से जो नदियां आके मिलती हैं उन्हें बोलते हैं सहायक नदियां। ठीक है, तो गंगा नदी तो बहुत लंबी है, उसमें और भी नदियां आकर मिलती हैं। तो सर उसका नाम बताओ। तो क्या है? यमुना है और गंडक और सोन, कोसी, दामोदर, ठीक है, दामोदर, गोमती, गोमती, ठीक है, घाघरा, ये सारी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं। देखो मैंने इनका नाम क्यों बताया। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? ये इलाहाबाद में मिलती है, इसलिए तो प्रयाग बोलते हैं उसको, प्रयाग बोलते हैं, संगम बोलते हैं। संगम कहाँ? जहाँ दो नदियां आकर मिलती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोसी की, कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कोसी रिवर है उसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ आती है। क्लियर है? तो सौरो माने दुख है, यानी कि बिहार के लोगों के दुख का कारण कोसी रिवर है। हमने इधर पे एक वर्ड बोला दामोदर। दामोदर जो है वो सौर ऑफ बंगाल है। क्यों? इसको बीडी से याद रख लेना। ठीक है, कैसे याद? देखो दामोदर क्या है? सौर ऑफ बंगाल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी जो बंगाल में बाढ़ आ जाती है हर साल, वो दामोदर रिवर के पानी से आती है। क्लियर है? अच्छा, मैंने एक नाम यूज किया गोमती। गोमती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ बसा हुआ है। कैसे याद रखोगे? गोल से रट लो, गोल। गोमती का गो, लखनऊ का ला। क्लियर है? अच्छा, घाघरा नदी का नाम भी बता दिया मैंने। इसके बाद इधर पे एक नर्मदा नदी दिया गया है, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जबलपुर। क्यों? देखो एक है अमरकंटक जगह, वहीं से नर्मदा नदी निकलती है जो कि जबलपुर के पास है। ठीक है। अच्छा, पेनिनसुलर जो इंडिया है ना, पेनिनसुलर ये वाला, ये जो घाट होते हैं ना, इनको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्लियर है? तो इसकी सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा है। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो बसा हुआ है नासिक। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा? उज्जैन। देखो गंगा का इलाहाबाद, गोदावरी का नासिक और शिप्रा का उज्जैन। शिप्रा का उज्जैन और गंगा नदी के किनारे हरिद्वार भी बसा हुआ है ना। तो इन चारों जगह कुंभ मेला भी लगता है। क्लियर है? इसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात की, तो MG, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो, महात्मा गांधी। ठीक है, MG, M फॉर माही, G फॉर गांधी। गांधी नहीं, गुजरात। क्लियर है? ये क्यों बताया? क्योंकि माही एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। क्लियर है? देखो ये ग्लोब है, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये कौन सी है? मकर रेखा, कैप्रिकॉन। तो माही जो है इसको 2 बार कट करती है। क्लियर है? तो सर इक्वेटर को भी कोई कट करती है? बिल्कुल करती है। कौन सी करती है? वो है रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो ये कहाँ है? ये है सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है ना, कॉन्गो का सी, सेंट्रल अफ्रीका का सी। क्लियर है? ऐसे रट लो। अच्छा, रिवर होती हैं, उनके साइड में देखा होगा आपने, दाएं और बाएं जंगल उगाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने। अमेजन रिवर है वो, उसमें तो बहुत सारे जंगल हैं। ठीक है ना, तो जो कॉन्गो नदी के किनारे जंगल है उसमें एक इंसेक्ट यानी कह लो कीड़ा या कह लो मक्खी पाई जाती है जिसका नाम है टेसी। क्या नाम है? टेसी। अगर ये काट ले तो स्लीप सिकनेस हो जाती है, मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, बेहोशी की अवस्था में वो रहने लगता है। क्लियर है? तो ये क्या करती है? ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है। क्लियर है? तो सर ये भी तो बताओ, मकर रेखा का और बता दो। तो हाँ, एक रिवर है लिम्पोपो। ये कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में। क्लियर है? ये 2 बार कैप्रिकॉन को काटती है। आपने IPL सुना है? सुना होगा, इंडियन प्रीमियर लीग। MCL रट लो। MCL क्या है? MCL, C फॉर कॉन्गो जो 2 बार इक्वेटर को काटे, लिम्पोपो जो कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा को काटे, और माही जो कर्क रेखा को काटे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा। अच्छा, मैं बात करूं अगर अयोध्या की, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है सरयू के किनारे। ठीक है, सूरत TS या फिर ST, स्पीड टेस्ट, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिप्रा उज्जैन ये मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है। उज्जैन कहाँ पे है? MP में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता यानी कि सैलिनिटी, मतलब नमक का घुलना, किस झील में पाया जाता है? तो इसका आंसर तो है वॉन। क्या है? वॉन। देखो इसका सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक का घुलना, इसको बोलते हैं सैलिनिटी। क्लियर है? 1 लीटर पानी में अगर 35 ग्राम सॉल्ट है तो बोलेंगे कि इसका पानी खारा है या इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वो है वॉन झील। क्लियर है? वॉन। अच्छा, झीलों से रिलेटेड बात हुई है तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? भारत में। भारत के तट पर जितनी भी झीलें पाई जाती है उसमें सबसे बड़ी जो झील है वो है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की झील है। लेकिन सर भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की वो है सांबर। कहाँ पे है?
राजस्थान में है। क्लियर है? तो सर मीठे पानी की भी झील तो होगी, बिल्कुल है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? अच्छा, एक होता है नेचुरली जो झील बन जाती हैं अपने आप प्राकृतिक रूप से, एक होता है कृत्रिम मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। तो वो कौन सी झील है? सबसे बड़ी जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत झील, जो कि रिहांद रिवर पर है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? गौर गौर से पढ़ लो, मतलब गो फॉर गोविंद बल्लभ पंत और आर फॉर रिहांद रिवर। क्लियर है? ये रिहांद रिवर पर है। अच्छा, अगर ये बात हो गई, अच्छा इसमें लिखा है एक सुपीरियर झील। देखो सुपीरियर झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? चिल्का झील उड़ीसा में हो गई। वॉन झील सैलिनिटी में यानी कि लवणता में सबसे ज़्यादा आगे है। और ऑन्टेरियो जो है वो अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक आपने सुना होगा कैस्पियन। कैस्पियन जो झील है वो खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन है। इसको बिल्कुल रट लो आप। कहाँ है ये? तो कितना ईजी है रटना, बस राइम से राइम मिलाते जाओ। जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, मतलब ये जो तान वान आन शान है ना, ये जितने भी नाम है वो कहाँ? कैस्पियन झील है। ठीक है ना? और एक रट लो रूस। क्लियर है? अच्छा, सुपीरियर मीठे पानी की झील हो गई, ये कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में। अच्छा, ऑन्टेरियो ये भी अमेरिका और कनाडा में है। क्लियर है? और सबसे बड़ी जो गहरी झील है वो कौन सी है? बैकाल। बैकाल कहाँ है? रूस में। बैकाल का भौकाल है क्योंकि ये रूस में है, साइबेरिया में, और सबसे गहरी झील है। अच्छा, अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में किसकी प्रचुरता होती है? तो देखो विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की छत पर जाके, टेरेस पे जाके बैठ जाओ, जो सूर्य की किरणें आएंगी वही आपको विटामिन डी देंगी। अच्छा, विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स कैसा? हड्डियों का अजीब हो जाना, मतलब मुड़ जाना, फोल्ड हो जाना। आपने देखा होगा हाथ जो है बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, वो रिकेट्स कहलाता है। अगर ये बच्चों में होता है तो वो रिकेट्स है, बड़ों में होता है तो ऑस्टियोमेलेसिया है। क्या है? ऑस्टियोमेलेसिया है। ऑस्टियो मैंने बताया था कि ऑस्टियो जो है वो रूट वर्ड है बोन के लिए। जहां भी ऑस्टियो वर्ड आप पढ़ लो समझ जाना कि ये हड्डियों की बात हो रही है। विटामिन के की बात करें, फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है, और ये लीवर में बनता है। क्लियर है? हेमोरेज यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि अगर आपकी बॉडी में रक्त का प्रवाह जब ज़्यादा होने लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड को रोकना पड़ेगा, उसके लिए विटामिन के काम करता है। क्लियर है? विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका जो एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है, और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है? मसूड़ों की बीमारी, मसूड़ों से खून निकलना, दांत से खून निकलना, मसूड़ों में कीड़े लग जाना, सड़ जाना, मुंह में दर्द होना। क्लियर है? अच्छा, विटामिन सी चाहिए तो कहाँ जाओगे? कहीं मत जाओ। विटामिन सी चाहिए तो कहीं मत जाओ, खट्टे फल खा लो। जैसे आंवला होगा घर में, नींबू होगा घर में, वो खा लो आप, मिल जाए। जितने भी खट्टे फल है, सिट्रस फ्रूट जिन्हें बोलते हैं, उनसे विटामिन सी मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? कि ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है ना? एंटीबॉडीज उसमें बढ़ाते हैं, मतलब आपको रोग जल्दी नहीं होते, वायरस जल्दी नहीं होते। इसलिए कोविड के टाइम पे बोला जाता है, विटामिन सी की कैप्सूल दिए जाते हैं, जो टैबलेट्स आती हैं वो दी जाती हैं, और कहा जाता है कि नींबू पानी आप पीजिए, आंवला का रस पीजिए, ताकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? देखो इसका जो नाम है वो है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब शाम होते होते जैसी रात होती है आपको नज़दीक की वस्तुएं दिखना कम हो जाती हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। ये कहाँ से मिलेगा? आप कैरेट खाइए, गाजर, विटामिन ए आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिकेट्स। मैं इसका बता चुका हूँ। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है डी। अच्छा, B3 CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब दिमागी जो बीमारी हो जाती है वो B3 की कमी से हो जाती है। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और ए से क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में? तो देखो ये है चित्रकला। कैसे याद रखोगे? जो नंदलाल थे वो लाल कलर की चित्रकला बनाते थे, और ठीक है ना, और बोस का बेस्ट रट लो कि बेस्ट बनाते थे। अच्छा, ये थे कहाँ के? ये बंगाल से थे। ठीक है, ये बोस जो सरने में मेनली आपको बिहार बंगाल साइड सुनने को मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ये चित्रकला बनाते थे तो इन्होंने किसी ना किसी से तो सीखा होगा, यानी कि कोई इनके टीचर रहे होंगे। तो इनके जो टीचर थे उनका नाम था अरविंद्र नाथ टैगोर। ये टैगोर फैमिली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, ऐसा कह लो। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको ये याद है, अगर आपको इतना याद है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो इनके लिए एक दो चीज़ें और याद रख लो। जैसे नंदलाल बोस जी का जो जन्म है, ये इंडियन स्टाइल की पेंटिंग बनाते थे, मतलब उसमें भारतीय संस्कृति नजर आती थी इनकी चित्रकला में। क्लियर है? ये जो बॉर्न हुए थे ये 3 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? और इन्हें 1954 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो देखो वो है महापरिनिर्वाणा। इसका मतलब क्या होता है?
महापरिनिर्वाण का मतलब है दुनिया को छोड़ना, यानी कि डेथ हो जाना, ठीक है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। अच्छा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। क्लियर है। इनका जन्म, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, याद रख लीजिए टाइटल। अच्छा, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहाँ? कहीं जगह तो होगी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट एक डिस्ट्रिक्ट था। ये कहाँ है? ये नेपाल में है। किस दिन हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्लियर। अभी कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा भी थी, ठीक है, 26 तारीख को आई थिंक बुद्ध पूर्णिमा भी थी। अच्छा, देखो, जब ये 7 वर्ष, इनके पिता का नाम अगर मैं पूछूं कि क्या है, तो वो थे किंग, यानी कि राजा थे शुद्धोधन। क्लियर है। शाक्य डायनेस्टी के थे, पूछा जाता है। अच्छा, राजा की शादी रानी से होती है, तो इनकी माता भी रानी होंगी कहीं की, तो वो प्रिंसेस थी। कहाँ की? उनका नाम क्या था? महामाया। देख रहे नाम ही कितना भोकाल, महामाया। कहाँ की थी? कोसालन डायनेस्टी की थी, कोसालन, ठीक है ना। अच्छा, जब ये 7 दिन के थे, इनकी माता का देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। फिर इन्हें इनकी मौसी ने पाला, महा प्रजापति गौतमी, और उन्होंने ही इनका नाम गौतम बुद्ध दिया। गौतम इन्हें बोला गया, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्हें बुद्ध बोला जाने लगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसको याद रखिए। इनके घोड़े का नाम क्या था? तो वो था कंथक। कंथक इनके घोड़े का नाम था। जब ये 16 साल के हुए तो इनकी एक ब्यूटीफुल कन्या से, यानी कि यशोधरा से शादी हो गई। इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम था राहुल। ये लड़कों को याद हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसके जस्ट, माने की शादी हुई, इसके जस्ट 13 साल बाद, 13 साल बाद क्या हुआ, यानी कि 29 साल के हो गए होंगे ये, ठीक है ना। तब ये जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में घर छोड़ के निकल गए, और फिर जाके इन्हें सारनाथ में इन्होंने प्रवचन दिए, ठीक है ना। पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सारी चीज़ें हुई। तो इनको आप याद रखिएगा ध्यान से, विवाह का मैंने बता दिया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन कहाँ गया? ये है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल, ठीक है। केरल में मसालों का ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गन्ना, और क्या होता है? गेहूं, और क्या होता है? आलू, और क्या होता है? दूध, ठीक है। केरल में, अच्छा, केरल में रबर भी होती है, ठीक है ना। रबर कहाँ पाई जाती है? देखो, जितने भी देश समुद्र के किनारे हैं उनमें रबर बनती है, जैसे थाईलैंड, विश्व में थाईलैंड है। अगर भारत में बात करूँ तो केरल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चावल है, बताया था, चावल का ला, बंगाल का ला, ठीक है। अच्छा, बंगाल में जूट भी बनता है, ठीक है। पहला कारखाना 1855 में हुआ था, बताया था। मध्य प्रदेश में क्या होता है? दाल और सोयाबीन और तिलहन, जिनसे तेल निकलता है, जिन पदार्थों से, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। क्लियर है। अच्छा, केरल की अगर बात हुई है तो कुछ चीज़ें और याद रखिए, जैसे जीआई टैग की बात की थी, मतलब एक विशिष्ट टाइप के खाद्य पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट जगह के, स्पेशल जगह ही पाए जाते हैं। वहीं के लोग वहीं के लोग इस पदार्थ की खेती कर सकते हैं, उन्हें हक होता है, और वही लोग इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और कहीं ये किसी को हक होता ही नहीं है कि आप ये सामान बेच सको। इसलिए भारत सरकार जीआई टैग देती है कि ये यहाँ की स्पेशल फसल है। तो देखो, केरल में एक तिरुर पान का पत्ता पाया जाता है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। अच्छा, पान का पत्ता पाया जाता है, पान खाते हो तो मीठा पान होता है, मीठे से क्या याद आता है? गुड़, तो मयूर गुड़ ये भी केरल का है। क्लियर है। केरल, अच्छा, खाने के बाद कॉफ़ी पीते हैं, तो वाई नाड कॉफ़ी, इसे भी जो है जीआई टैग प्राप्त है, वो भी केरल में ही है। क्लियर है। अच्छा, केरल के सीएम की अगर मैं बात करूं तो कौन है? पिनरई विजयन। और अगर गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? आरिफ मोहम्मद एम, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। क्लियर है। और जगदीप धनखड़ जो है वो कौन है? वो गवर्नर है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। उत्तर प्रदेश के योगी जी और आनंदीबेन पटेल जो है उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नर है, जैसे यूपी एमपी, तो वो बताई दी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उनका आंसर है शंकराचार्य। क्या है? शंकराचार्य। महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल कर्नाटक की बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की कौन बताएगा? अच्छा, आंध्र प्रदेश की अभी देखो एक नई राजधानी भी बनी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तेलंगाना की भी बताना। क्लियर है। समझ जाओगे क्यों पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, तो देखो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल। क्लियर है। बनवारी लाल पुरोहित। और जो सीएम है वो तो अभी की बात है, एम के स्टालिन। केरल के पी यानी कि पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद गवर्नर है। कर्नाटक की अगर बात कर दें तो बैजू भाई बाला। क्लियर है। और येदुरप्पा सरकार, यानी कि येदुरप्पा जो है, बीएस येदुरप्पा, ये यहाँ के कौन है? सीएम है। और आंध्र प्रदेश, देखो व्हाट्सएप पे चैट करते होगे रात में या सुबह या दिन में 3 बार तो करते ही होगे, कुछ लोग 30 बार करते हैं। तो ऐसे ही तो लिखते हो बाय, जब जाते हो, जब बाय कहने के लिए रेडी हो जाते हो तो ऐसे लिखते हो आप। तो ऐसे याद रख लो, BY।
बी फॉर विश्वभूषण, वाई फॉर वाई एस जगन मोहन रेड्डी। क्लियर है, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? वो लिया है पारसियों से। किससे लिया है? पारसियों से। अच्छा, मुगल शासन की स्थापना किसने की? बाबर ने की। बाबर के भी तो कोई पिता होंगे, तो वो थे उमर शेख मिर्जा। ठीक है ना, उमर शेख मिर्जा। अच्छा, अकबर जो है वो भी मुगलों से रिलेटेड है। अच्छा, मुगलों के ऊपर एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें डेप्थ में बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो वो थे ययाति केसरी ने। क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा और बताने की नीड है नहीं, बस इतना याद रख लीजिए, ययाति केसरी। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह है विखंडन। देखो, एक होता है फ्यूजन, मतलब दो न्यूक्लियर जा आके एक सिंगल न्यूक्लियर बनाते हैं, तो वो होता है फ्यूजन। और फिजन होता है एक बड़े न्यूक्लियर में से रिएक्शन होने के बाद बम्बार्डिंग होती है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो दो में विखंडित हो जाता है। क्लियर है, बट जाता है, तो उसको बोलते हैं फिजन, यानी कि बट गया। क्लियर है, तो वही प्रोसेस इसमें होती है। तो थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको मजा आया होगा और आपको बिना मेहनत करे, बिना एफर्ट के आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। देखो, टीचर का असली मतलब यही होता है कि बच्चों को बाद में मेहनत ना करने पढ़ने के लिए। अगर बहुत मेहनत करनी पड़े बच्चों को याद करने के लिए, रटने के लिए, समझने के लिए, तो फिर टीचर का काम क्या? क्लियर है, तो ऐसे ही पढ़ो, मस्ती में पढ़ो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, घर में रहो, और आपके एग्जाम एक से 2 महीने में ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन नॉर्मल होनी शुरू हो गई है। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है योर जी के लाइब्रेरी, जहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, ताकि रोज़ आपको वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।